हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि एक बार फिर से मैं आपकी लेके आई हूँ इकोनॉमी, यानी इससे पहले हमने चर्चा की थी, शायद आपको ध्यान हो, सिलेबस के बारे में। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी के जनक कौन हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं, और भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कौन हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, और अर्थव्यवस्था हम कहते किसे हैं, अर्थशास्त्र हम कहते किसे हैं। इस चीज़ के बारे में हमने चर्चा की। अब जो हमारा ये सेकंड क्लास जो है, जिसके बारे में आपके लिए लेके आई हूँ, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी भारत की अर्थव्यवस्था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट वीडियो कैसी लगी, जिससे आप फीडबैक मुझे देते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हर उसी व्यक्ति के पास पहुँचे जिनकी मंजिल तो यूपीएससी है लेकिन उन्हें पैसा नहीं है। ये उन लोगों के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ईजिली यहाँ सिलेबस कवर पूरा करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करें। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड सेशन यानी लेसन 2। तो अर्थव्यवस्था को हमने वर्गीकरण किया गया, जैसे आप देख पाए होंगे। अर्थव्यवस्था को हमने वर्गीकृत किया है, किसके आधार पर किया है? राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर किया है। किसके आधार पर? राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर। यहाँ पे अपनी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो परिवार है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी पहला जो ए परिवार, बी परिवार और सी परिवार, यहाँ 3 परिवार दिए गए हैं। हम राष्ट्र की, देश की बात हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे कि छोटे लेवल पे हम वर्गीकृत करते हैं अपनी अर्थव्यवस्था को। जैसे एक परिवार ए है जिसमें सब कुछ माँ बाप के कंट्रोल में रहता है, माता पिता सब कुछ ध्यान रखते हैं, और ड्रेस कौन सी पहनेगा, खाना कब खाएगा, खेलने कब जाएगा, कितना खाएगा, दोस्त बुलाएगा या नहीं बुलाएगा, बच्चे पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ये होती है हमारी ए परिवार, यानी हमारा ए परिवार है। बी परिवार में क्या होता है कि कह सकते हैं कुछ माँ बाप कंट्रोल करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, यानी ये इसमें मिक्स चलता है। कुछ चीज़ें डिसीजन लेते हैं माँ बाप और कुछ डिसीजन लेते हैं बच्चे यहाँ पर, तो इसको बोल सकते हैं मिक्स परिवार। अब बात आती है यहाँ पे सी परिवार। सी परिवार कैसा है? यहाँ पर बच्चा ही डिसाइड करता है उसे क्या खाना है। अब टोटली फ्रीडम रहती है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, किसके साथ घूमना है, ठीक है, और क्या पहनना है, कितने दोस्त बनाने हैं, कहाँ रहना है, ये सब डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है परिवार सी का जो बच्चा है, वो इस तरीके डिसाइड करता है, ठीक है। अब ये तो हुई परिवार की बात। अब यहाँ पे हम जो जान लेते हैं, अब देश की बात कर लेते हैं, एक राष्ट्र की बात कर लेते हैं। राष्ट्र की अगर बात हम करेंगे तो उसमें होता क्या है, जैसे पैसे ही पैसे संपत्ति व्यवस्था बनती है, जिसका नाम होता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था पर आधारित है कि हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, और उस अर्थव्यवस्था सर्वेसर्वा सरकार होती है यदि सरकार उस व्यवस्था पर सारी नियंत्रण रखती है। जैसे अगर देश की सरकार है, उस सरकार ने क्या कहा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा फोकस होता है। कहा जाता है कि किसी भी देश में सरकार तय करेगी कि किस व्यक्ति पर कितना पैसा होगा, यानी बराबर में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चाहे उस खेत में टमाटर होंगे तो हर किसी व्यक्ति के बराबर में टमाटर होंगे, पैसा भी हर व्यक्ति पे बराबर होगा। ऐसा, और ऐसे करने से क्या होता है, और सबसे बड़ी बात, गाड़ी कौन सी खरीदेगा, कौन से घर में रहेगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, ये सारी चीज़ें। और हाँ, सबसे बड़ी बात, कटिंग भी कौन सी कराएगा, ये सब सरकार के हाथ में होता है। यानी यहाँ पे सर्वेसर्वा सरकार होती है, यहाँ खुद का कुछ रोल नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती क्या है कि मोबाइल किसके पास होगा भी कि नहीं होगा, इससे एक चीज़ होती है। यानी यहाँ सरकार जो फोकस करती है डिस्ट्रीब्यूशन पर, फोकस करती है डिस्ट्रीब्यूशन पर, ठीक है, बांटने पर फोकस ज़्यादा करती है। और दूसरी चीज़ यहाँ होता क्या है,
कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा और ना ही कोई व्यक्ति ज़्यादा अमीर हो सकता है। तो यहाँ मोटिवेशन मिलेगा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे सर्वसभा सरकार होती है। ये परिवार की बात करूँ तो ये परिवार कैसा है, ये परिवार जो है परिवार सोशलिस्ट इकोनॉमी हम कहते हैं इसको। किसको कहते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, जहाँ पे सब कुछ सरकार का होता है। भाई बच्चों का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। और इससे पहले की बात करें तो जैसे राजा हैं, राजा भी आप कह सकते हैं भाई राजा भी सोशलिस्ट इकोनॉमी में आता है? जी नहीं, क्योंकि राजा क्या सोचता है, राजा अपने अपने को अमीर बनाने में लगा होता है। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता क्या, सरकार लोगों के बारे में यहाँ सोचती है कि लोग, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा और ना ही कोई व्यक्ति ज़्यादा अमीर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से होता है। थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं। अब परिवार बी मैं थोड़ा समझा रही हूँ, फिर बाकी चर्चा हम करेंगे बाद में। परिवार बी कैसा है? परिवार बी की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया आपको, इससे पहले चाइना की बात करें, चाइना में भी पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। चाइना ने क्या किया, जब कह सकते हैं 1960 के बाद भारत की जीडीपी चाइना से आगे थी। जब भारत की जीडीपी चाइना से आगे थी तो चाइना ने सोचा, चाइना के पास भी सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, तो चाइना ने क्या किया 1978 में ओपन डोर पॉलिसी लेके आई। उसने कहा कि जो मेरी पिछड़ेपन का, जो कह सकते हैं पिछड़ेपन का जो राज्य में अभी पिछड़ा हुआ हूँ, तो उसका एक ही कारण है कि सब कुछ मैंने अपने पास रख रखा है। तो उसने क्या किया 1978 में ओपन डोर पॉलिसी ला करके उसने कहा अपने लोगों से कि भाई ये जो ज़मीन है, जैसे पहले रेंट पे देती थी चाइना लोगों को, जो जब सबसे ज़्यादा पैसा देता था उसको सरकार देती थी रेंट पर, और उसके बाद वो जो भी उगाते थे उस खेत में उगा सकते थे आराम से, ठीक है। वो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। लेकिन ओपन डोर पॉलिसी जब आई तो सरकार ने क्या कहा कि ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारी मालिकाना हक हो इसके, और जो भी आप बोएंगे वो सब आपका ही होगा, और जो आपके कह सकते हैं आप जो भी बोएंगे सब आपका, भी आप ही मालिक हो, आप संभालो, आपकी ज़मीन है। तो उन्होंने क्या किया, 5 साल के बाद ये सारी चीज़ें दिख गई। जब चाइना की ग्रोथ हुई, चाइना एक कह सकते हैं सुपर पावर के रूप में जब जाने लगा, क्योंकि चाइना भारत से आगे निकल गया और बहुत सारे लोगों ने इतना इनोवेशन किया कि देश सुपर पावर के रूप में जानने लगे लोग उसको। और सबसे बड़ी बात, इकोनॉमी जो स्टार्ट हुई चाइना की 1978 में, लेकिन अपनी इंडिया की इकोनॉमी 1991 में स्टार्ट हुई। क्यों? एक IMF नाम की एक संस्था होती है, उससे हम लोन लेने लग गए। तो लोन उसने जब दिया तो उसने कहा कि लोन तो हम आपको देंगे, लेकिन उसकी एक शर्त होगी, आपको पहले अपनी इकोनॉमी स्टार्ट करनी होगी, जैसे चाइना ने की है। उसके बाद हमारी 1991 में हमारी इकोनॉमी स्टार्ट हुई थी। नहीं, वो भी नहीं होती थी, वो तो IMF कम संस्था की वजह से हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से चाइना की जो ग्रोथ देखी जाती है वो इस तरीके से होती है, ठीक है। अब चाइना में जो है अभी फ़िलहाल में जो चाइना में चल रही है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अब हम ऐसी कंट्री की कल्पना करते हैं जिसने कहा जाए कि पूरी तरीके से कंट्री में पैसों को भी जो भी है वो कुछ ध्यान नहीं देंगे, यानी कह सकते हैं सब कुछ इंसान के ऊपर डिपेंड है। भाई जो तुम करोगे, जो भी तुम बोगे सब तुम्हारा, तुम ही मालिकाना हक हो, मेरा कोई रोल नहीं है। आप अनाजी का भी भंडार कर सकते हैं, अपने पास सब छिपा कर भी रख सकते हैं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। अगर उसकी कीमतें बढ़ेंगी तो अपने आप कुछ समय के बाद प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और कुछ टाइम के बाद ये तो डिमांड बढ़ने का कारण चीज़ें 5 चीज़ें हुई होंगी और सप्लाई को वह इंक्रीज कर देगा, तो चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी। यानी सरकार ने कहा कि आपको पूरी फ्रीडम है, यहाँ कोई हमें ऊपरी तौर पे ध्यान देंगे, इतने तो आप समझदार परिपक्व हैं कि आप ईजिली बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर सकते हैं। जी हाँ, उसके बाद बात करूँ तो ऐसी इकोनॉमी को कहती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यानी एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाए तो जैसे कि हमारा USA हो गया, USA हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोपियन यूनियन, इस तरीके के जो देश हैं जिनमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि अपने बात कर लेते हैं जहाँ पर कि भाई यानी परिवार बी के जैसा, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था हम कहते हैं, उसे कहते हैं
कि सारे लोग प्रोडक्शन करेंगे। वहाँ पे होता क्या है, सारे लोग प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन सरकार को भी कहते हैं कि भाई तुम भी कुछ प्रोडक्शन करो, हम तो करेंगे लेकिन तुम भी कुछ प्रोडक्शन करो। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ पर सरकारी अस्पताल होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं। जैसे कि अपने भारत में प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं, ठीक है। ऐसे स्कूल की बात करें तो स्कूल भी प्राइवेट हैं और सरकारी भी हैं, ठीक है। यानी कह सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, सरकारी स्कूल होंगे प्राइवेट स्कूल होंगे, यानी सरकारी प्राइवेट दोनों चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कहा जाए, और सबसे बड़ी बात, हम प्रोडक्शन करेंगे। हमारे भारत में सरकार की स्टील की कंपनी है, हमारे भारत में सरकार की गैस की कंपनी है, हमारे भारत में पेट्रोल की कंपनी है। जी हाँ, बिजली बनाने की कंपनी है हमारे भारत में। वो भी सरकार की। मतलब ही नहीं बनता कि सरकार, मतलब इस तरीके से समझ ही नहीं आता कि हमारे देश की सरकार स्टील की कंपनी है, जो हमारी पेट्रोल की कंपनी है, बिजली बनाने की कंपनी है। सरकार कुछ जगह की काम करना पड़ता है जहाँ पर हमें लगता है कुछ चीज़ें सरकार कर रही है, कुछ चीज़ें प्राइवेट लोग कर रहे हैं। ऐसी कुछ जगह को नाम देते हैं हम अर्थव्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, ऐसी जगह को क्या नाम दे सकते हैं हम? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था की बात करें तो राज्य, अब तक जो मैंने आपको समझाया एक शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब जो चर्चा करेंगे हम लोग, जी हाँ, यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं। चुनौतियाँ होती हैं 3, कि क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें, पहला। और उत्पादन कैसे करना है, उसकी प्राइस जो है उसकी कितनी प्राइस रखनी है, और किसके लिए करना है उत्पादन। ये 3 चुनौतियाँ आती हैं अर्थव्यवस्था की। जो प्रमुख चुनौतियाँ, 3 चुनौतियाँ हैं। अब बात कर लेते हैं, जब अर्थव्यवस्था, इसमें अपनी बात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था की हम बात कर लेते हैं। तो लक्षण क्या होते हैं? उत्पादन का जो मालिकाना हक, वो पूंजीवादी में किसका होता है? निजी मालिकाना हक होता है। समाजवादी में सार्वजनिक होता है। मिश्रित में समाजवादी और निजी दोनों होते हैं। दूसरा होता है आर्थिक उद्देश्य। क्या होता है आर्थिक उद्देश्य? इसमें पूंजीवादी में खुद के लाभ के लिए होता है, इसमें सामाजिक कल्याण के लिए होता है। इसमें लाभ और सामाजिक कल्याण दोनों के लिए होता है। अब समस्या का समाधान किस तरीके से करें? पूरी तरह से बाजार पर छोड़ देते हैं। इसमें केंद्रीय योजनाएं आती हैं, इसमें केंद्रीय योजनाएं और बाजार पर करता है। जो समस्याएं हैं बाजार करता है, और कुछ केंद्रीय योजना आती हैं। सरकार की भूमिका कितनी होती है? इसमें न्यूनतम होती है, इसमें पूरी भूमिका होती है। इसमें नियामक और नियंत्रण दोनों होती हैं। अब आय का जो होता है, आय का वितरण होता है, इसमें असमानता होती है, इसमें समानता होती है, इसमें कम असमानता होती है। उद्यमशीलता की प्रकृति कितनी होती है? यानी निजी उद्यमशीलता होती है, यानी खुद का होता है, सब जो कुछ करेंगे खुद करेंगे। सरकार के उद्यमशीलता होती है, सरकार तय करेगी भैया कौन सा उद्योग लगाना है, या दोनों ही होते हैं। और आर्थिक स्वतंत्रता, जिसमें पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता होती है पूंजीवादी में। सामाजिक में कोई बिल्कुल भी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती, इसमें नियमित और आर्थिक स्वतंत्रता होती है। यहाँ पे मुख्य समस्या क्या है? यहाँ पे असमानता है, यहाँ पे अक्षमता है, यहाँ असमानता और अक्षमता भी आ जाती है। इसमें तीनों होती हैं, यानी दोनों होती हैं। आगे थोड़ा सा लेके चलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हमने जो दिया गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अन्य नाम क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के? तो कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अनियंत्रित या बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। यानी अनियंत्रित और बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। किसको? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है, ठीक है। और बाजार की शक्तियों का संचालित अर्थव्यवस्था होता है। बाजार द्वारा उत्पादन के प्रकृति और मात्रा का निर्धारित होता है। बाजार का लाभ पर आधारित अर्थव्यवस्था है। सामाजिक अथवा लोक कल्याण का पुट गौण परिवार पर ध्यान नहीं दिया जाता। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? अन्य नाम नियंत्रित है और योजनागत अर्थव्यवस्था है। भाई इसमें सब सरकार के हाथ में होता है ना। अर्थव्यवस्था में सरकार की व्यापक एवं नियंत्रणात्मक भूमिका है। सरकार द्वारा उत्पादन की प्रकृति मात्रा का निर्धारण है। बाजार की शक्तियाँ की भूमिका है और अधिकतर सामाजिक कल्याण पर आधारित व्यवस्था है। आर्थिक स्वतंत्रता पर सबसे कम होती है। जी हाँ, यानी आर्थिक स्वतंत्रता इसमें सबसे कम होती है।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दोनों प्रकार के देखे जा सकते हैं, सरकार के साथ बाजार की शक्तियाँ संपूर्ण